हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग CUET के एग्ज़ामिनेशन के बारे में तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन की सीरीज़ में हम क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी और बेटा मेरे सारे वीडियोस आपने देख रखे होंगे। आज हम बात करेंगे सेक्शन डी, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस लॉ से रिलेटेड जो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे आज, है ना। तो ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बेटा, ये मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके CUET के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनकी प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आइए समझते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए चार्ज, अ पॉइंट चार्ज Q इज कैरीड अलोंग डिफरेंट पाथ फ्रॉम पॉइंट A से B तक। A से B तक 3 अलग अलग पाथ से गए बेटा। ये हमारे पास पाथ नंबर 3 हो गया, ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया, और ये अलग पाथ हो गया पाथ नंबर 4। वर्क डन क्या होगा बेटा, इक्वल इन ऑल दी केसेस हो जाएगा, यानी कि हमारे पास करेक्ट आंसर ये होगा इक्वल फॉर ऑल दी पाथ, है ना। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि देखो जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, है ना। तो पाथ चाहे अलग अलग हो लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो वर्क डन हर एक पाथ के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q। बेटा देखो ये सर्कल के सेंटर पे, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, उसके सेंटर पे ये चार्ज Q रखा हुआ है ना। ये आपको दिख भी रहा होगा, Q मैंने ग्रीन कलर से बना दिया है। अब देखिए ABCDE ये सारे पॉइंट्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, तो हर एक पॉइंट की चार्ज Q से डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी, जो कि रेडियस R ऑफ द सर्कल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ABCDE क्या हो गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया बेटा। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जब कभी भी हम चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अनदर चार्ज इज कैरिड फ्रॉम A to B, A to C, A to D, A to E। तो A से B तक, A से C तक, A से D तक, A से E तक, चूंकि सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो बेटा हर एक केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि इसका आंसर 0 अलोंग ऑल दी पाथ, ये करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, एक छोटा सा रीजन लिख देंगे कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑन ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज क्या, 0, है ना। तो जब किसी चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे बेटा हम मूव कराएंगे तो उसको मूव कराने के लिए जो वर्क करेंगे वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू ए हाई पोटेंशियल रीजन, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन में जब हम ले जाएंगे किसी भी चार्ज को तो उसकी एनर्जी क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज, है ना। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी U जो कि डेल्टा U इंक्रीज इन दी पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी, ये बराबर किसके होती है, वर्क डन, है ना। और चूंकि वर्क डन ऑन दी चार्ज जो है, जब कभी भी हम सिस्टम के ऊपर चार्ज करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी बेटा,
इंक्रीज करेगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यू आर गिवन एन अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। ठीक है, चार्जेस Q, 2Q एंड XQ सेपरेटेड बाय इक्वल फाइनाइट डिस्टेंस so that the potential energy of the system is zero। देखो बेटा, जब कभी भी हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं तो बेटा हमेशा हम पेयर बना लेंगे, है ना। तो लेटस से हम इसको मार्क कर लेते हैं, इस वाले को A कहा और इसको हमने B कहा और इसको हमने C कहा, यानी कि A पे जो चार्ज है वो Q है ना। तो A पर जो चार्ज है वो Q है, B पर जो चार्ज है वो 2Q है और C पर जो चार्ज है वो XQ है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होगा वो पेयर के रूप में होगा। तो U ऑफ, पहले तो पेयर ले लेंगे A और B का, है ना, और फिर हम U ले लेंगे B और C का, फिर हम U ले लेंगे A और C का। देखो बेटा 3 पेयर बन रहे, एक तो AB का पेयर बनेगा, एक आपका AC का पेयर बनेगा और एक BC का पेयर बनेगा। तो 3 पेयर बनेंगे, हर एक पेयर की एनर्जी हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। तो U ऑफ द सिस्टम बराबर UAB यानी कि K यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A और B का चार्ज Q हो गया और 2Q हो गया। ठीक, अपॉन डिस्टेंस, मान लीजिए सबके बीच में डिस्टेंस कह रहा है ना, इक्वल फाइनाइट डिस्टेंस, ये देखिए पॉइंट कह रहा है ना इक्वल फाइनाइट डिस्टेंसेस, तो सबके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए A मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक, प्लस UBC यानी कि K, अब B पर चार्ज हो गया 2Q, C पर हो गया XQ और डिस्टेंस फिर से A हो गया, प्लस UAC यानी कि KQ XQ, है ना, और अपॉन A, ये सारे चार्जेस का क्या हो गया, सम हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सच दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंटायर सिस्टम 0 हो गया, तो यानी कि सारी पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखिए जब 0 हो गया तो इस कंडीशन में देखिए ये क्या हो जाएगा, 2Q² हो गया। देखो बेटा K अपॉन A तो थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये बचेगा हमारे पास 2Q² इधर बचेगा और इधर क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 2XQ² बचेगा और इधर क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा हमारे पास XQ²। ये सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो बेटा ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसा करेंगे, ये पार्ट छोटा कर देते हैं ताकि हमारे को वर्किंग स्पेस थोड़ा सा और मिल जाए। हा, ये देखिए छोटा कर दिया, कोई बात नहीं, है ना। चलिए ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बस सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी, यही तो कह रहा है ना, देन द वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो वैल्यू ऑफ x अगर हमको निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। तो बेटा ये हमारे पास 2Q² हो गया, है ना, और प्लस इसमें दोनों में बेटा x कॉमन हो जाएगा ना, तो x कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा 2Q² प्लस Q² इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास देखिए 2Q² प्लस Q² इज इक्वल टू 0, तो ये इधर चला गया और ये हो जाएगा 3Q², तो x इंटू 3Q² इज इक्वल टू -2Q², है ना। तो ये हो जाएगा x बराबर -2/3 और ये हो जाएगा हमारे पास Q² अपॉन Q² कैंसिल हो गया, ये देखिए -2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आंसर हमारा चमक भी रहा है -2/3 और ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन करना है, बेहद उम्दा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ फैमिली ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर शोन। ठीक है, अब आप देखिए बेटा ये हमारे पास कई सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस गिवन है, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, है ना।
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल होता है। तो अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उसका नॉर्मल ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल यानी कि ए एफ के अलोंग होगी। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, आइए पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इन मीटर इज गिवन बाई। अब देखो बेटा V गिवन है, ये गिवन है 5x² प्लस 10x माइनस 9 वोल्ट गिवन है। तो आपको पता है कि dV बाई dx ये बराबर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x, अगर माइनस साइन के साथ लेंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ही है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट EX हो जाएगा। तो बस अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बराबर माइनस टाइम्स dV बाई dx। तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 5x² का डिफ्रेंशिएशन 10x हो जाएगा, और 10x का तो ये 10 हो गया, और माइनस 9 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ऑफ कोर्स विद अ माइनस साइन। और पूछ रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1, तो बेटा x इज इक्वल टू 1 पे हमको निकालना है। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 10 + 10 20, तो ये आंसर आ जाएगा -20 वोल्ट पर मीटर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट जो हो गई वो वोल्ट पर मीटर हो गई। ये हमारे पास आंसर है और ये हमने मार्क कर दिया। ठीक, करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस बेटा बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। मैं बार बार आप लोगों को यही कहता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे कहने के बावजूद भी इन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि बच्चों को सही डायरेक्शन दें कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म। बेटा याद रखिए क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइपोल को रखा जाता है तो सिर्फ क्या लगता है बेटा, टॉर्क। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है तो बेटा फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स एंड टॉर्क दोनों लगेगा बेटा नॉन यूनिफॉर्म है। ध्यान रखिए, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म की जगह यूनिफॉर्म होता तो ओनली टॉर्क होता, है ना। क्लियर, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या कहता है। कई बार आप छोटी छोटी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन एंड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल बराबर किसके होता है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/d³। ये कहाँ होता है बेटा, एक्सियल लाइन पे होता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने E1 और E2 कहा, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/d³ होता है। कहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन पर होता है। तो ये कह रहा है कि रेशियो निकालना है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो ये बेटा 2:1 होगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 2:1, है ना। एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो फाइंड आउट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ए डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed in a uniform electric field of strength E. If theta is the angle between the positive directions of P and E, then the potential energy of the dipole। देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी U बराबर किसके होता है, -PE cos थीटा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रहा है, लार्जेस्ट कब होगी, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो U इज मैक्सिमम, यानी कि लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू तब होगी जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, -1, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियंस हो जाएगी, है ना।
तो ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 जब आप रखेंगे तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस पीई हो जाएगा। तो यू मैक्सिमम जो हो जाएगा वो बराबर प्लस पीई के होगा जब cos थीटा की वैल्यू -1 होगी। तो ये करेक्ट आंसर होगा पाई। ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरेटिकली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is lying along an electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 डिग्री। देखो बेटा वर्क डन बराबर किसके होता है? आपको पता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, है ना। अब देखिए वर्क डन, अब पहले तो वो किधर की तरफ डाइपोल मोमेंट है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनिशियल एंगल थीटा 1 की वैल्यू 0 हो गई और फाइनल एंगल थीटा 2 90 डिग्री हो गया। तो वर्क डन बराबर किसके हो गया? PE cos 0 माइनस cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो वर्क डन बराबर PE हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, वर्क डन बराबर PE, है ना। √2 PE होगा नहीं, PE/2 होगा नहीं, ट्वाइस PE नहीं होगा, सिर्फ PE होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा और इसी फार्मूले से ये रिलेशनशिप हमने निकाली है। ठीक है, चलिए अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 3 charges Q1, Q2 and Q3 have been placed as shown in the figure in the 4 surface S1, S2 and S3 and S4. Electric flux emitted from surface S2। अब बेटा बड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना है आपको। S2 सरफेस ये वाला सरफेस है जो मैंने अभी यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क किया है, इस सरफेस को हम S2 सरफेस कहेंगे। तो S2 सरफेस के अंदर जो चार्ज है Q2 और Q3 है, तो बेटा जैसा कि गॉस लॉ कहता है कि नेट फ्लक्स बराबर क्या होता है? Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये हमारे पास Q नेट निकाल लेंगे अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा। तो बेटा नेट फ्लक्स फाई नेट बराबर Q नेट। अब नेट चार्ज जो है वो Q2 और Q3 का सम है, तो Q2 हो गया 2, Q3 हो गया -3, है ना। माइक्रो कूलम है तो 10⁻⁻6 हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बेटा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है। तो इससे अगर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई × 9 × 10⁻⁹, है ना। इंटरचेंज कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो ये नीचे आ जाएगा। तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई 9 × 10⁻⁹ कर दिया, तो ये आ जाएगा फाई नेट, जो कि देखो ऊपर हो जाएगा बेटा -1 हो गया, 2 - 3 -1 × 10⁻⁻6, और ये सारा आइटम ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 4 पाई से मल्टीप्लाई हो गया 9 × 10⁻⁹। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -36 पाई, है ना। 4 × 9 36 हो जाएगा और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 पाई × 10⁻3। ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बेहद उम्दा क्वेश्चन गॉस लॉ के हिसाब से, तो हम इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी लिख देंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो IMP कर दिया, मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अ क्लोज्ड सिलेंडर of radius R and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the axis of the cylinder। तो एक सिलेंडर नुमा चीज़ अगर हम बना लें, है ना, तो ये हमारे पास देखिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, और ये हमारे पास 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी हो गया, और इसको हम घुमाई देंगे, ये रोटेट करा दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो हमारे पास जो है किधर की तरफ हो गई, इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो बेटा ये देखो एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो गई, तो इसके पैरेलल ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है ना, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना ली पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। अब देखो बेटा जो फ्लक्स अंदर आएगा यानी कि फाई इन और जो फ्लक्स बाहर जाएगा वो दोनों सेम होगा ना, तो इनवर्ड फ्लक्स बराबर आउटवर्ड फ्लक्स के होगा, क्योंकि अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आएंगी वही लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर जाएंगी। तो बेटा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इनवर्ड माइनस आउटवर्ड फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा लाल डब्बा ये रहा, लाल डब्बे में डाल दिया, मजा आ गया। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर मस्ट बी 0, है ना बेटा, कंसेप्ट समझ में आ गया। अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो जितना लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर आएंगी उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर जाएंगी, तो नेट फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंट्रिंग एंड लीविंग द क्लोज्ड सरफेसेस φ1 एंड φ2, है ना। तो अब देखिए जो एंटर कर रहा है वो φ1 है ना, तो ये हो गया एंटर कर रहा है, और जो लीव कर रहा है वो φ2 हो गया। तो फाई नेट बराबर किसके हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1। ठीक, अब कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ बेटा नेट फाई बराबर किसके हो गया, नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू नेट यहां से हम निकाल लेंगे ना, तो क्यू नेट बराबर फाई नेट इनटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट हो जाएगा φ2 माइनस φ1 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा लाल डब्बे में डालने के लिए। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, नेट फ्लक्स हो जाएगा। बेटा आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव मानेंगे, इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव मानेंगे, तो नेट फ्लक्स अगर अपने आप अपने साइन के साथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फिगर शोज ए थिक मेटालिक स्फीयर, if it is given a charge of plus q then the electric field will be present in the region। बेटा इस चीज पे ध्यान दीजिए, थिक मेटालिक स्फीयर है यानी कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि कंडक्टर क्या देता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पे होगी और एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर होगी, यानी कि स्मॉल r जो है उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो r2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल r ग्रेटर देन और इक्वल टू r2 ओनली, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, है ना, सरफेस पे होगी या सरफेस से बाहर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास चैलेंज रहेगा। तो बेटा ये वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस लॉ और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे और इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का जिसमें हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।